नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज द्रविड़ और आप हैं इस समय भारत फार्मिंग पर और मेरे साथ हैं इसमें रौनक रुडानी साहब और हम हैं इस समय गुजरात में कुछ खास बनाने वाले हैं। ये है आपका 2 एकड़ का ग्रीन हाउस। होता क्या है कि जब आप कोई भी ग्रीन हाउस करते हैं या प्लांट लगाते हैं तो सबसे बड़ी कुछ परेशानियाँ आती हैं। उनमें से एक है इंसेक्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और फंगल मैनेजमेंट, यानी कि जो फफूंद की समस्या आती है, पेस्ट की समस्या आती है और इंसेक्ट की समस्या आती है। क्योंकि आप ग्रीन हाउस में हैं इसलिए इंसेक्ट की समस्या नहीं आती है। इंसेक्ट का मतलब जो बड़े कीड़े होते हैं, पेस्ट का मतलब जो पत्ती के नीचे चिपक जाते हैं और उसको चूसते रहते हैं और पौधे को बीमार भी करते हैं और उसमें कुछ रोग भी डाल देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वाइट फ्लाई अगर आपके खेत में आ गई, आपके ग्रीन हाउस के अंदर आ गई तो बहुत बढ़िया से फलती फूलती रहती है, बहुत उसको जो माहौल चाहिए होता है वो मिल जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? एक तो वाइट फ्लाई क्या करती है, सकिंग पेस्ट है, रस चूसती है और उससे क्या होता है कि उसके बाद फिर क्या होता है कि पौधा कमज़ोर हुआ, दूसरा उसमें वायरस लाती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं क्यूकम्बर की खेती, ककड़ी की खेती, तो इसमें क्या होता है कि ये लाती है मोज़ेक वायरस, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर 1.5 लाख जो आपका 2 एकड़ का है, इसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए का सीड लगाया गया है। अब आप सोचिए कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए का सीड है तो कमाई तो उसके 15 से 20 गुना होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरे के पूरे आपके 3 महीने की फसल बर्बाद होगी, 1.5 लाख रुपया जाएगा, मेहनत मजदूरी वो सब जाएगा, यानी कि चूना लग जाएगा। इसलिए खैर, तो इससे बचने के और भी तरीके हैं। पहला तरीका समझ लीजिए कि क्या है कि हम ऑर्गेनिक पे आ जाएं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो कुछ भी हम यूज करने वाले हैं वो खुद का बनाया हुआ यूज करें। आजकल काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं, जैसे कि आपका 10 पर्णी अर्क है, 15 पर्णी अर्क है, 20 पर्णी अर्क है, यानी कि 10-15 तरह की जो पत्तियां रहती हैं उनका यूज किया जाता है। कौन सी पत्तियां यूज करते हैं, अगर ये जानना है आपको तो आखिरी तक बने रहिएगा, हम सारी चीज़ें बताएंगे। और कौन सी पत्तियों को चुनना है जो आपके माहौल में है और कौन सी पत्तियों को नहीं चुनना है ये भी बताएंगे। उनकी प्रोसेसिंग क्या है। आपके पास घर में 10 पौधे हैं, 20 पौधे हैं, आप टेरिस पर फार्मिंग कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं या ग्रीन हाउस में हैं, कहीं पर भी कर रहे हो, पौधा एक ही जैसा होता है, उसको एक ही जैसा माहौल चाहिए होता है और उसको एक ही जैसी सुरक्षा चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास कम है तो कुछ भी चलेगा, इंसेक्ट वहाँ भी पहुँचेगा, पेस्ट वहाँ पर भी पहुँचेगा, मैनेजमेंट वहाँ पर भी ज़रूरी है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पत्तियाँ हम सेलेक्ट करेंगे आज, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको जो इसमें सामग्री की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास है इस समय कैटल यूरिन, किसी भी गाय का, भैंस का, अगर है देसी गाय का है तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी बना सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का भी अच्छा काम करता है, वो भी हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। ये हमारा जो है कैटल यूरिन, ये है हमारा 2 साल पुराना। जितना पुराना होगा उतना बढ़िया रहेगा। और इसको हम लोग ने बैरल से निकाला, जो रेज्ड है, हमारे बगल में भी एक फार्म है, वहाँ से हमने इसको निकलवाया। रौनक रुडानी साहब के वो बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने निकाला और इसको फिर हम इसमें डालेंगे। और कौन कौन सी पत्तियां हैं इसमें हमारी जो हेल्प करने वाले हैं वो रुडानी साहब करेंगे। तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा और यहाँ गुजरात में उसका क्या नाम है वो भी बताएंगे। हमारे इसको करंज बोला जाता है। और ये जो है कटीली पत्तियां होती हैं पूरी, ये बहुत ही कड़वी होती है। ये इतनी कड़वी होती है कि अगर आपने खा लिया एक बार तो दिमाग भन्ना जाएगा। साहब इसको क्या कहते हैं इधर? इसको कांसा बोलते हैं। कांसा कहते हैं, शायद मराठी में कुछ और कहते होंगे। फिलहाल इसकी जो मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ किया जाता है। ये फीवर में यूज किया जाता है। जब बुखार आता है तब इसकी पत्तियों को उसको पीस के दिया जाता है, या उबाल के भी दिया जाता है, और इसके जो बीज होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। तो इसका यूज हम करने वाले हैं। और दूसरा है हमारा ये जेट्रोफा बोलते हैं, इसको बायोडीजल यानी जेट्रोफा, इसको रतन जोत भी बोलते हैं। बायोडीजल जो आया था ना वो, यहाँ क्या रतन जोत बोलते हैं, सेम ही नाम है, गुजराती हिंदी भाई। ये आपका हो गया। तो इसके बाद क्या है कि हमारी ये नीम है, यहाँ भी नीम बोलते हैं, नीमड़ा बोलते हैं, नीमड़ा भी बोलते हैं, नीम भी बोलते हैं, नीमलाड़ भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड जो नेम है इसका नीम है। ये इसको इंडियन ये ओरिजिन का है, हमारी भारतीय ओरिजिन का है, उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। तो अब हम आपको और भी पत्तियां हैं हमारे पास, हम उसको भी यूज करेंगे। ये सब पत्तियां हम वो यूज करते हैं जिसको गाय और भैंस नहीं खाते हैं, इन जनरल नहीं खाते। नीम को कई बार खा भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हैं। उसकी वजह क्या रहती है कि सोचिए कि हमारे पास घास फूस लगी हुई है। घास फूस इन द सेंस कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारे घास ही टाइप में हैं। अब होता क्या है कि जो जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सब शाकाहारी इंसेक्ट होते हैं, यानी कि उनकी अगर आप श्रेणी निर्धारित करोगे तो 2 आप समझिए कि आपने एक बाघ छोड़ा और एक बकरी छेड़ी, दोनों को आप छोड़ोगे तो आपके पौधे को खाने कौन आएगा?
बाघ आएगा या बकरी आएगी। जाहिर सी बात है कि जो शाकाहारी है, शाकाहारी यानी बकरी आएगी। वैसे ही दो तरह के इंसेक्ट होते हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। जो मांसाहारी होते हैं वो हमारे मित्र कीट होते हैं, वो किसानों के जो मित्र होते हैं वो होते हैं। जैसे कि आपका होता है एक लेडी बग, बहुत ही खूबसूरत सा कीट होता है, उसके खोल पे बढ़िया सी बुंदी होती है, कछुए जैसा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वो क्या करता है कि वो एफिड को खाता है, वो हमारा क्या है मित्र कीट है, मांसाहारी है। इंसान मांसाहारी हो लोग उससे कुछ ऐतराज़ रखते हैं, इंसेक्ट मांसाहारी बहुत हमें पसंद है। खैर पर्सनल हो गया। तो अभी क्या है कि इस तरह की जो इंसेक्ट होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे इंसेक्ट जो सकिंग होते हैं यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। अब अगर आप समझिए कि वो घास फूस, वो पत्तियां जिनको गाय और भैंस नहीं खा रही है, तो उनको ऐसे इंसेक्ट, जैसे कौन कौन से इंसेक्ट, एफिड है आपका, मिली बग है और वाइट फ्लाई है, जेसिड्स हैं, ये जो इंसेक्ट सब हैं, ये जो पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं कि ये सब शाकाहारी होते हैं। और अगर आप इनको ये एहसास करा दो, यानी ये इंसेक्ट को ये आप एहसास करा दो कि ये जो है पत्ती है ये जहरीली है, कि जिसको गाय भैंस भी नहीं खा रही है तो तुम भी ना खाओ, यानी कि उनके जो सेंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये ककड़ी का पौधा नहीं है, ये खीरे का पौधा नहीं है, ये तो कोई जहरीली चीज़ है, क्योंकि उनके सेंस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो हम वही पत्ती सेलेक्ट करेंगे जिनको गाय और भैंस नहीं खाते हैं। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर करंज लिया, रतनजोत लिया, नीम लिया, और ये एक चीज़ है जो बहुत ही ताजुब वाली है। हमने इसको पहली बार देखा है, लेकिन इसको भी गाय और भैंस नहीं खाते हैं, इसको हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। इसको यहाँ पर शिवलिंग बोलते हैं। इसका फ्लावर ऐसा होता है जैसे कि आपका मोती, जैसे मोती क्या होता है, सीटी के अंदर मोती रखा होता है, बिल्कुल वैसा होता है, लाजवाब, मतलब क्या कहें उसको, मैंने तो पहली बार देखा है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको गाय और भैंस नहीं खाते। दूसरी बात है कि जब हमने इसको चेक किया तो कहीं पर भी कोई भी पत्ती को किसी भी इंसेक्ट ने नहीं खाया था, यानी कि इसको कोई भी खाने वाला नहीं है। दूसरे जो पत्तियां रहती हैं उसको इंसेक्ट खाने चले आते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हम जो ले रहे हैं वो दो चीज़ें ले रहे हैं। ये आपका है एरंड, जिसको कहीं पर एरंडी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, एरड़ा बोलते हैं, एरड़ा बोलते हैं, और ये द्वेला जी। और ये आपका पपाया है, पपीता है, यहाँ क्या बोलते हैं, पपैया बोलते हैं। तो ये दोनों की पत्ती देखने में एक जैसी लग रही होगी, लेकिन आप जब गौर से देखेंगे तो इनकी छड़ी में ये जो होती है नीचे से रेड होती है, ये आपकी रेड है, और ये जो आपकी है नीचे से ग्रीन होती है। पपाया तो आप समझ सकते हैं, पपीता खाते होंगे, उसकी पत्ती भी मिल जाती है। कई बार इसको जो होता है ना कि प्लेटलेट्स जब डाउन हो जाती हैं, इसको नहीं, एरंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं छुपा लेता हूँ, पपाया की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप मेरे ऊपर केस कर देंगे कि क्या खिला दिया, प्लेटलेट डाउन और हो गई। खैर सॉरी। तो अब आपको इसको जो यूज करने वाले हैं, इसकी जो पत्तियां हैं वो आप कैसे यूज करेंगे, उसकी पत्तियों को आप रखेंगे, इस पर भी कोई इंसेक्ट नहीं आता, पपाया की पत्ती को भी कोई नहीं खाता है। तो ये दोनों सब चीज़ें रखें। आखिरी में हम मात्रा का भी बताएंगे कि कितनी कितनी मात्रा का यूज करना चाहिए। फिर इसके अलावा हम यूज कर रहे हैं, ये आपकी अमरूद की पत्ती है। अमरूद आप जानते होंगे, यहाँ क्या बोलते हैं, जामफल, उसको बोलते हैं, जामफल बोलते हैं, झमरूट भी बोलते हैं, और भी कई नाम है, इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। ये हो गया आपका। और इसके अलावा फिर आपके पास है ये सीताफल। सीताफल को शरीफा भी बोलते हैं, इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है। इसकी पत्ती को भी कोई नहीं खाता है, इसकी खुशबू अच्छी होती है हमारे लिए, कीड़ों के लिए नहीं। तो इसका भी यूज, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सीताफल ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर, ये है आपका बेल पत्र, यानी कि बेल, इसको बोलते हैं वुड एप्पल इंग्लिश में, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। हाँ, इसको भी कोई नहीं खाता है। फिर ये है आपके पास, ये है आकड़ा बोलते हैं, इसको आकड़ा बोलते हैं, और उत्तर भारत में मदार बोला जाता है। तो इसका भी यूज किया जाता है, इसको भी कोई इंसेक्ट नहीं खाता है, सिवाय एक जानवर के, वो है बकरी। ये सारे नियम बकरी पर लागू नहीं होते हैं, बकरी को खिला के मत चेक कीजिएगा, बकरी तो जहर भी खा लेती है, ये गाय और भैंस के लिए है। तो ये हो गया, तो इसको भी हम ले रहे हैं। दूसरा जो है, हमारी पत्तियां ये सब मिल गई हैं, यह है आपका, इसको बोलते हैं नीलगिरी नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये नीलगिरी नहीं है, ये यहाँ पर ओलिएंडर, ये अफ्रीकन ओरिजिन का एक पौधा है, इसमें कुछ पत्तियां मिक्स हो गई हैं, तो ये ओलिएंडर है। ओलिएंडर को भी कोई इंसेक्ट नहीं खाता है। ये जो आपका कनेर होता है जिसमें पीले फूल आते हैं, उसी फैमिली का है, ये भी आप यूज करते हैं। तो इतने तरह की पत्तियां हम यूज करेंगे, यानी कि जो हमारे पास पत्तियां थी ये सारी जानवर नहीं खाते। अब इसको हम ड्रम में डालेंगे और उसके बाद इसमें जो कैटल यूरिन है और पानी डाल के इसको रख देंगे। एक चीज़ हम ये बनाते हैं। दूसरी बात है, कैटल यूरिन अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कीजिए वेस्ट डिकम्पोजर जी, गाजियाबाद वाला, बहुत अच्छा है। उसको एक बार आप फर्मेंट करा लीजिए और उसको
यूज कीजिए। तो इसकी हम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। अगर आपको छोटा सेटअप है, आप घर पे यूज कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ। अब इसमें आपको जो 10 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर लिया या 10 लीटर आपने कैटल यूरिन लिया है, तो उसमें कम से कम आपकी 200 ग्राम होनी चाहिए। 200 ग्राम सारी पत्तियाँ होनी चाहिए। उसको डालकर रख देंगे। कम से कम आप 25 दिन उसको रखिए ढक के, और उसको सुबह शाम चला दीजिए, फिर से ढक दीजिए। अब जब आप ढक कर रख दिए, उसके बाद जो आपका वेस्ट डिकम्पोजर है वो रेडी हो जाता है। उसमें फिर ये सेम प्रोसेस रहता है, यानी कि आप चाहे वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर लीजिए, चाहे काउ यूरिन तैयार कर लीजिए। हम दोनों तैयार कर देते हैं। हमारे 5 ड्रम है, उसमें हम एजेटोबैक्टर का तैयार करते हैं, नाइट्रोबैक्टर तैयार करते हैं, बैसिलस तैयार करते हैं। 5 तरह का बैक्टीरिया है, और उसमें एक ये भी है आपका जो कैटल यूरिन वाला है, इसको भी तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें पहले पानी डालेंगे ड्रम में, और उसके बाद हम फिर ये जो यूरिन है इसको डालेंगे। इसके बाद हम सारी पत्तियां डालेंगे। तो ये इसमें हमारा पानी है, इसको हम इसमें डालते हैं। जी बड़ी साहब थोड़ा सा मदद कीजिए। जी तो ये हम इसमें डालते हैं। इसके बाद हम फिर इसमें यूरिन डालने वाले हैं। तो इसकी ये आपका 2 साल से रखा हुआ है, बहुत ही खतरनाक स्मेल इसकी हो गई है। तो अब हम इसमें पहले इसको घोल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डालते हैं। जी ये हमने डाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही खतरनाक स्मेल है। आप करीब से आकर देख लीजिए कि इसमें कैसा क्या है। ये कैमरा थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए। अभी इसको आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब हमने इसको एक बार चला लेना है, थोड़ा सा मिला लेना है, वैसे वो मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम बारी बारी से पत्तियां डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली डालेंगे कि करंज की, असल में ये कटीली हैं, तो इसको क्या है कि थोड़ा सा संभल के डालना रहता है। ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेती है। इसको थोड़ा लाठी की मदद से, आप डंडे की मदद से अंदर कर दीजिए। ये अंदर गई। इसके बाद क्या करने वाले हैं, आप कोई भी पत्तियां को मिक्स करके डालेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। बारी बारी से मत डालिए, क्योंकि उसको मिक्स करना आसान नहीं था। अब हम ये पत्तियां जो हैं वो डाल लेंगे। ये जो नीम की पत्तियां हैं इनको आप तोड़ के डालेंगे, ज़्यादा सही रहता है। जी ये तोड़ के हम इस तरीके से डालेंगे। बेहतर होगा कि आप इसको चटनी करके डालें तो ज़्यादा सही रहता है। इसके जो डंडियाँ हैं वो हटा दीजिए। ये हमने इस तरीके से कर दिया। ये आपका रेडी हो गया। जी अब इसकी जो टहनियाँ हैं वो निकल गई। फिर इसके बाद हम इसमें जो रतनजोत और ये पत्तियाँ हैं इनको सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम उसमें डाल लेंगे। अगर आप इसको कूच के डालते हैं चटनी बना के, और चटनी आपको मिक्सी से नहीं बनानी है क्योंकि वो हीट पैदा करती हैं, तो बेहतर होगा कि आप चाहे तो इसको अच्छे से तोड़ लें, मिक्स कर लें, और इसके बाद उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें जितनी भी पत्तियाँ हैं वो हम वो सब मिक्स कर ले रहे हैं, और मिक्स करके इसको हम उसमें डालेंगे। तो ये हो गया। ये हमने जो एरेंट की पत्तियाँ ली थी ये वो है, टहनियाँ आप हटा दीजिए, और ये आपका हो गया। हमें ऐसा पहले से तैयार करके रखना चाहिए था, और आपको इसे बनाना है तो पहले से आप तैयार करके सब रख लीजिए। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया है। इसको बनने में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 25 दिन लगने वाले हैं, तो 25 दिनों में ये सब आपका रेडी हो जाएगा। ये सीताफल वाली पत्तियाँ थी, इनको हमने निकाल लिया। ये हो गया जी। तो उधर ही साहब आप ज़रा इसमें डालना शुरू करेंगे। जी जी डालिए। और ये आपका आंकड़ा है। आंकड़े का दूध जो है वो आँखों में न जाने पाए, ये थोड़ा सा जहरीला होता है। अगर आँख में जाता है तो तुरंत आप आँख को धुलिए साफ पानी से। थोड़ा सा बच्चों की पहुँच से भी इसको दूर रखिए। और जब भी आप इसको यूज करिए तो कोशिश कीजिए कि आप तुरंत ताज़ा मत यूज कीजिए। अगर ताज़ा यूज कर रहे हैं तो संभल कर यूज कीजिए, क्योंकि इसका जो दूध होता है वो उछलता है, और जब आप इसको रख देते हैं 10-12 घंटे के लिए तो इसका जो दूध है वो शांत हो जाता है। तो ये कि छाँव में ही रखें, जितनी पत्तियाँ हैं उनको सूखने से बचाएं। अगर आप सुखा देंगे तो इसका जो कुछ तत्व हैं वो उड़ जाते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया, और ये सब इसमें ये गई। और इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको डंडे से चला देंगे, और अच्छे से कैमरे को करीब से करके दिखा दीजिएगा कि हम इसको कैसे चलाते हैं। पूरी जो भी पत्तियां हैं ये आपकी जो
यूरिन है उससे अच्छे से सराबोर होने चाहिए, उसमें से डूब जानी चाहिए, कोई भी पत्ती ऊपर ना रहे। अगर आपको कम लग रहा है तो उसमें पानी आप मिला सकते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया है कि 10 लीटर में 200 ग्राम सारी पत्तियों का यूज करना है और इसको आपको ढक देना है। ये इसको बनने में आपको 25 दिन लगने वाले हैं। तो इसको हम फिलहाल के लिए ये हो गया और मिक्स करके इसको हम रख देंगे। सीधे सीधे धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, उससे सॉल्यूशन गर्म होगा, कुछ बैक्टीरिया उसका मर सकता है। और सीधे सीधे ठंडी जगह पे भी मत रखिए, यानी कि थोड़ी सी गर्मी रहनी चाहिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बैक्टीरिया को फर्मेंट होने का समय दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रुदानी साहब आपका भी। और इसको आप स्प्रे कीजिए, डोज क्या रहती है ये आपको ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कीजिए, जिसकी डोज को भी मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्क्रीन पे जो नंबर है आपका 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, 60 दिनों का, 90 दिनों का या इससे ज़्यादा की कंसल्टेंसी का कोर्स चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।